हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो शुरू करते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अवस्था का मतलब है कि ठोस है, द्रव है या गैस है। तो जो पदार्थ होता है, ऐसा हो सकता है कि कभी ठोस हो, फिर वो द्रव बन जाए, फिर वो गैस बन जाए। ठीक है, ये हम इसमें समझेंगे। अपने प्रेक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। प्रेक्षण मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें ये ऑब्जर्व किया है कि जो जल होता है वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। कैसे? ठोस की बात करें तो बर्फ, द्रव की बात करें तो जल, और गैस की बात करें तो जल वाष्प। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं। पहली बात, अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है। अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। प्रयुक्त मतलब होता है इस्तेमाल। जो थर्मामीटर प्रयोगशाला में इस्तेमाल होता है उस थर्मामीटर को यहाँ पे लटकाना है, जैसे यहाँ पे लटका हुआ है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। ठीक है जी। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट करें। जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः यानी दोबारा से तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। ठीक है, जब ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन जब होता है ना, तो जो हमने उसमें ऑब्जर्व करते हैं उसको भी नोट करना है। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे तब तक। ठीक है, थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखें। कब तक देखना है हमको थर्मामीटर को? जब तक कि अधिकतर जलवाष्प ना बन जाए, जो उसमें बर्फ है और फिर वो पानी बनती है, और जब वो पानी अधिकतर पानी जलवाष्प ना बन जाए तब तक हमें थर्मामीटर के पर नजर रखनी है। ठीक है, जल के द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व करते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसके लिए मैं एक बहुत ही डीप से एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं ये आपको बता दूं कि गतिज ऊर्जा हर एक उस चीज़ में होती है जो गति कर रही होती है। ठीक है, चलता हुआ इंसान, चलती हुई रेलगाड़ी, चलती हुई कार, भागता हुआ व्यक्ति। ठीक है, इन सब में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण, अब मैंने आपको बताया था कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में कुछ ना कुछ गति होती है, यानी हर वक्त ठोस के अंदर भी, द्रव के अंदर भी और गैस के अंदर भी उसके कण गति करते रहते हैं। लेकिन सबसे कम गति किसमें होती है? ठोस में। और उससे ज़्यादा गति किसमें होती है? द्रव में। और सबसे ज़्यादा गति किसके पदार्थ के कणों में होती है? गैस के। ठीक है, जो आप ये देख पा रहे होंगे रेड रेड सा, यही है कणों की गति। जो सबसे कम किसमें है? सबसे कम है ठोस में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऐसी गतिज ऊर्जा। तो जब हम इसे गर्म करते हैं ना, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त, ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त मतलब होता है दी गई, यानी ऊष्मा के द्वारा दी गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। मतलब कि मान लिया कणों का आकर्षण बल जो है वो इतना है, और जो हम ऊष्मा के द्वारा जो ऊर्जा कणों को दे रहे हैं ना, वो ऊर्जा यानी कंपन, उसने इस ऊर्जा को, इस जो लेवल है इसका आकर्षण बल, इसको क्रॉस कर लिया, यानी इससे ऊपर चली गई। तब क्या होगा? कण स्वतंत्र हो जाएंगे उसके। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को, यानी जहां पर वो पहले थे,
उस स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। ठीक है, न्यूनतम तापमान पर जिस जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, न्यूनतम मतलब मिनिमम, कम से कम, तो जिस कम से कम यानी मिनिमम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। सामर्थ्य मतलब कि उनमें कितना बल है। तो अगर किसी कण के बीच का सामर्थ्य बल यानी कि जो उसमें बल है वो अधिक है, तो मतलब हमें ज़्यादा ऊर्जा उसको देनी होगी। मतलब क्या है, हमें उसको ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा उसको, तभी तो उसके जो कणों के बीच का आकर्षण बल है वो टूटेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। ठीक है, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? संगलन। संगलन भी कहते हैं, गलना भी कहते हैं और गलनांक भी कहते हैं और संगलन भी कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इस टॉपिक से 100% आपके 9th क्लास में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में जब कोई ठोस गलता है ना, तो उस प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है? ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया। ठीक है, गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान यानी जब हम किसी भी पदार्थ को गलाते हैं ना, सपोज बर्फ ले लेते हैं, जब हम बर्फ को गलाते हैं तब जब तक बर्फ पूरी ना गल जाए तब तक उस पानी का तापमान नहीं बदलता। ऐसा कैसे होता है, अभी देखते हैं। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, यानी किसी बर्तन में अगर मैं बर्फ के टुकड़े रख दूं और मान लीजिए इतना पानी बन चुका है, जब तक ये जो बर्फ ऊपर है ये बर्फ नहीं पिघल जाएगी ना, तब तक इस पानी का तापमान नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। उसे बोलते हैं उसकी गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊर्जा। ठीक है, तो भी समझेंगे आगे क्या क्या होता है ये। ठीक है, तो संपूर्ण बर्फ नहीं पिघल जाती, तापमान नहीं बदलता, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ठीक है, जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लगातार उस बर्फ को ऊर्जा हम देते रहते हैं, ऊष्मा देते रहते हैं, लेकिन जब तक कि संपूर्ण यानी पूरी बर्फ ना पिघल जाए तब तक उस पानी का तापमान नहीं बढ़ता। तापमान बढ़ना कब शुरू होगा? जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी और उसके बाद भी हम पानी को ऊष्मा देते रहें, उसके बाद पानी का तापमान बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कणों के परस्पर आकर्षण बल को यानी परस्पर क्या होता है? पारस्परिक क्या होता है? आपसी। कणों का आपसी आकर्षण बल को वशीभूत करके यानी कि अपने वश में करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो ऊष्मा होती है ना वो इसको कंट्रोल करती है, इस आकर्षण बल को। ठीक है, और चूंकि ऐसा उपयोग करती है, ऊष्मा का उपयोग होता है। ठीक है, तो क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए, क्योंकि तापमान में तो कोई वृद्धि होती नहीं है, क्योंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक याद रखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यह गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। ठीक है, तो जो ऊर्जा हम दे रहे होते हैं और तब भी तापमान नहीं बढ़ता है, तो ये ऊर्जा कहाँ पर जाती है? बर्फ को पिघलाने में हेल्प करती है ये ऊर्जा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडल मतलब जो हमारा आसमान है, वायुमंडल है, ये हमारे पर कुछ दाब डालता है, ठीक है, ये उस दाब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा या ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त मतलब फिर से नया वर्ड आ गया, नहीं, इसका मतलब है गुप्त ऊष्मा, ठीक है। फिर से पढ़ते हैं एक बार। वायुमंडल दाब पर 1 किलो यानी 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब जब वो ठोस पिघलने लगे, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, गलनांक मतलब जब पिघलने लग गया तो द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, मतलब ये भी ठोस है वो, और वो ठोस से जब तक द्रव में पूरा की पूरा ना बदल जाए तब तक जो हमने उसे ऊर्जा दी है उसे बोलते हैं गुप्त ऊर्जा, ठीक है, ठीक है, याद रहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसे संलग्न की, संलग्न मतलब गलना, गलग्न यानी संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस, चाहे बोल लें 0 डिग्री सेल्सियस या बोल लें 273 केल्विन, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ये वाली बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे। ये है एक बर्तन, इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, और ये है एक बर्तन, इसमें एक पानी है। अब मान लिया इसका तापमान और इसका तापमान बराबर है, ठीक है, बर्फ का तापमान और पानी का तापमान बराबर है, तो बराबर तापमान पर भी जल के कणों की जो ऊर्जा होगी ना वो बर्फ के कण की ऊर्जा से ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि पानी के जो कण की जो ऊर्जा है वो ज़्यादा होगी बर्फ के कणों की ऊर्जा से, ठीक है। आगे ये पढ़ने वाले हैं, देखो ये रहा, बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है ना, ये रहा, जल के कणों की ऊर्जा, जो ऊर्जा जल के कण में होती है ना उसी तापमान पर, यानी दोनों का तापमान सेम है पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, ठीक है। जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं, अब हम बात करेंगे जल की, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कण में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाती है। इसमें दो बातें हैं, सेम तरीके से क्या रखी है वो पढ़ते हैं। पहले 3 बर्तन थे, ठीक है, 3 बर्तन ले लेते हैं। इसमें क्या है, बर्फ है, इसमें क्या है, पानी है, इसमें क्या है, गैस है, ठीक है। तो क्या होता है जब हम बर्फ में देते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, तो ये अपने आकर्षण बल को तोड़कर, जो जितना आकर्षण बल हमारा ठोस में होता है ना उस आकर्षण बल को तोड़कर पहले द्रव्य बनता है स्वतंत्र होने के बाद, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा स्वतंत्र कण किस में होते हैं, गैस में। तो जो आकर्षण बल पानी में होता है यानी कि जल में होता है ना वो गैस से कम होता है ना। जो आकर्षण बल द्रव के कणों में होता है वो कम होता है बजाय किसके, जो गैस में हमारे कण होते हैं उसके बजाय, ठीक है। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं फिर से। जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, यानी वायुमंडल दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक, यानी जल का गैस में बदलना को क्या बोलते हैं, क्वथनांक, ठीक है। क्वथनांक समष्टि गुण है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक बर्तन के अंदर जो भी पदार्थ है वो पूरा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है
जब हम पानी उबालते हैं तो वो भी समष्टि गुण है, उसमें पूरा पानी उबलता है ना, पूरा पानी गर्म होता है। ऐसे ही ये वाला होता है, जब हम जलवाष्प होता है तो अगर हम पदार्थ को यानी कि द्रव्य को ऊर्जा देते रहेंगे ना, तो पूरा की पूरा द्रव जो होगा वो भाप बन जाएगा, जैसे कि पानी, पानी के लिए ये बात है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं, ठीक है। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन है, ठीक है। और एक बात और, अगर मैं बोलूं कि 273 प्लस 100 कितना हो गया, ये 373 केल्विन। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि 373 केल्विन बराबर किसके हैं? 100 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। 273 केल्विन जो होता है ये किसके बराबर होता है? ये होता है 0 डिग्री के बराबर, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। और 373 केल्विन किसके बराबर होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने पहले पढ़ा था कि जो बर्फ पूरी ना पिघल जाए तब तक हम उसमें ऊष्मा देते रहते हैं और तापमान पानी का नहीं बढ़ता, उसी प्रकार से ये भी है, ठीक है। जब तक हम द्रव में ऊष्मा देते रहेंगे और वो वाष्प में ना बदल जाए, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पानी उबलता है ना, तो उसका तापमान बराबर रहेगा, ठीक है। क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया, ठीक है। संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा, संलग्न मतलब क्या होता है? गलना, ठीक है। 373 केल्विन मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प, भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ वही बात जो हमने पहले पढ़ी थी, दो इसमें है बर्तन है, एक ये पानी है, दो बर्तन है हमारे पास, उसमें एक पानी एक में क्या है? गैस है। तो तापमान दोनों का बराबर रहेगा, जो तापमान इसका है वही तापमान इसका होगा, लेकिन कणों की ऊर्जा गैस की ज़्यादा होती है और द्रव की कम होती है, ठीक है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, यही बात है ठोस के लिए और द्रव के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर रखी है, ठीक है, इसलिए। अभी देखते हैं, 3 तरह की हमारी अवस्थाएं होती हैं। अगर हमको ठोस से द्रव में जाना हो तो भी ठंडी करेंगे, और द्रव से गैस में जाना है तो गर्म करेंगे, सॉरी, ठोस से द्रव में जाना है तो क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और द्रव से जाना है गैस में तो क्या करेंगे? तब भी गर्म करेंगे। और गैस से हमें द्रव में आना है तो गर्म करेंगे, ठीक है। और द्रव से ठोस में आना है तो भी क्या करेंगे? गर्म करेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, ठंडा करेंगे ठीक है, सॉरी, फिर से देख लेते हैं एक बार। अगर हमें ठोस से द्रव पे आना है तो हमें गर्म करना होता है, ठीक है। ठोस से द्रव पे आता है तो गर्म करना होता है, और द्रव से गैस पे आते हैं तब भी गर्म करना होता है। लेकिन अगर गैस से द्रव पे आते हैं तो हमें क्या करना होता है? ठंडा करना होता है। और द्रव से गैस पे आते हैं तो भी क्या करना, द्रव से ठोस पे आते हैं तो क्या करना पड़ता है? ठंडा, ठीक है, तब भी ठंडा करना पड़ता है, शीतलता, ठंडक देनी होती है हमको इसको। अतः आगे बढ़ते हैं। हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, मतलब ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ठीक है। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, ठीक है। गर्म होने पर ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, मतलब ठोस से द्रव में नहीं बदलते बदलते सीधा गैस बनते हैं, ठीक है। ठोस से बिना द्रव बने गैस बन जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ ही होते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदल जाते हैं, ठीक है। ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा सीधा ठोस बन जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं। क्रियाकलाप
1.13 में देखते हैं। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली यानी चीनी मिट्टी की प्याली में डालें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। एक कीप लें और उसको प्याली के ऊपर उल्टा करके रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जिसे चित्र 1.7 में दिखा रखा है। ठीक है, देखते हैं। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें कि उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस से सीधा गैस क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है, क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ये जो आपके वर्ड हैं ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं, इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव। इससे पहले हमने पढ़ा था तापमान में परिवर्तन करके जो हम पदार्थ की अवस्था है वो बदल रहे थे, लेकिन अब हम दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं को बदलेंगे। वो कैसे होता है देखते हैं। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ठीक है, कब अंतर होता है? कि कणों के बीच की दूरी में अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि ठोस में कम दूरी होती है कणों के बीच में, द्रव में अधिक दूरी होती है और गैस में और अधिक दूरी होती है। दिखाए थे आपको, एक इमेज हमने पहले भी देखी थी, ये वाली इमेज है वो। ठीक है, जो ठोस होता है ना उसके में बहुत ही कम गैप होता है कणों के बीच में, और जो द्रव होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, और गैस में अत्यधिक गैप होता है कणों के बीच में। ठीक है, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने या संपीड़न करने, एक ही बात है। ठीक है, दाब लगाना या फिर संपीड़न करना एक ही बात है। क्या होगा जब हम किसी सिलेंडर में भरी हुई है कोई गैस, उसको अगर हम दबाएं तो क्या होता है? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने का या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, देखते हैं ये। दाब के बढ़ाने और तापमान घटने से, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से द्रव में बदल सकता है। ठीक है, गैस द्रव में बदल सकती है। फिर से बढ़ते हैं। दाब के बढ़ने यानी हम दबाव बढ़ा रहे हैं, या फिर कह लें तापमान घटा रहे हैं, उससे क्या होता है? गैस जो होती है वो द्रव में बदल सकती है। ठीक है, क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जा सकता है। उच्च दाब मतलब यानी ऊंचा दबाव, यानी बहुत दबाव लगाते हैं इसके ऊपर, तब इसे हम संग्रहित कर सकते हैं। जब वायुमंडलीय दाब का माप यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो, ये बता रहा है कि जब उस टाइम पर जो वायुमंडल है ना उसमें इतना दबाव होना चाहिए। ठीक है, तब तो इसका मतलब है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जब 1 एटमॉस्फेयर हो, जो वायुमंडल का दाब है ना वो 1 एटमॉस्फेयर हो, और 1 एटमॉस्फेयर बराबर किसके होता है? यहाँ पर लिखा है 1 एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, ये इसका दबाव है। तब क्या होता है? तब द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को? शुष्क बर्फ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और ताप यानी दबाव और तापमान के द्वारा तय होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब देखते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है हमारा ये। अगर हमको द्रव से ठोस पर जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? जमाना पड़ेगा, है ना। द्रव से ठोस पर जाना है, मतलब कि द्रव क्या है? पानी है, उससे हमें जाना है ठोस पर। तो हम पानी से जब हम बर्फ पे जाते हैं तो क्या करते हैं? जमाते हैं फ्रिज में, तो जमाना पड़ेगा। और अगर हमें ठोस से गैस में जाना है तो क्या करना होता है? अब ठोस है और गैस में जाना है तो क्या करना पड़ता है? उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं उस क्रिया को? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और अगर गैस से ठोस पे आना है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है, और अगर हमें ठोस से वापस द्रव में जाना है तो क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं संगलन। क्या बोलते हैं? संगलन। ठीक है, संगलन मतलब गलना, पिघलना, यानी बर्फ से किस पे आना? द्रव पे आना। और हमें द्रव से अगर गैस पे आना हो तो उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं उसे? वाष्पीकरण। अगर हमें गैस से द्रव में आना हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं संघनन। ये आपने कहाँ देखा है? ये आपने देखा है जब आपके घर में दूध उबलता है तो प्लेट के नीचे जल वाष्प इकट्ठा होकर पानी बन जाता है ना, तो यही है गैस से द्रव। और ये आपने कहाँ देखा है? ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, ये देखा है आपने क्रियाकलाप में। वो कौन सा है? वो ये वाला है। जब हम नीचे इस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये भाप पहले बनता है, गैस, गैस बन के ऊपर जाता है, फिर कुछ यहाँ पे इकट्ठा होता है, कुछ यहाँ पे इकट्ठा होता है, कुछ यहाँ पे इकट्ठा होता है। जो ये गैस बन के गया ना ठोस से सीधा गैस, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और जो ये गैस से बिना द्रव में जाए सीधा कोने पर जमा हो गया और ठोस बन गया, उसे क्या बोलते हैं? निक्षेपण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आगे का चैप्टर हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो ये थोड़ा सा और रह गया है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें प्लीज़। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है।